यस। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मैकेनिकल वर्क बोल सकते हैं इसको अपन, डिस्प्लेसमेंट वर्क बच्चों बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं इसको पीबी वर्क, अगर आपको याद होगा तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप इसे पीबी वर्क भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डायग्राम से। तो बच्चों मान के चलो मैंने इस तरीके से एक कंटेनर लिया है। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर अपन ने इस तरीके से पिस्टन को लगाया। आप ध्यान दो, सपोज दिस इज ए पिस्टन, और यहाँ पे गैस के एटम कुछ इस तरीके से इस बीकर में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इट इज ए क्लोज्ड बीकर, पिस्टन बीकर है ये। और इस पिस्टन को अपन ने ना फिक्स कर दिया है बेटा इस तरीके से। आप ध्यान को जहां से समझो, मैंने ये क्या है, ये मैकेनिकल स्टॉपर है। ठीक है, मैकेनिकल स्टॉपर की हेल्प से मैंने पिस्टन पिस्टन को फ्रीज कर दिया है। पिस्टन को ना तो ऊपर जाना है, नहीं नीचे आना है, जहां पे उसी पोजीशन पे फिक्स रहेगी। अगर आप सिंपल इतना समझो, तो ये दोनों जो है ना, ये आपके मैकेनिकल स्टॉप है। इनसे पिस्टन को ऊपर नीचे जाने की कोई दिक्कत नहीं, वो आपको स्टॉप हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक, अब मैंने क्या किया है कि इस पिस्टन के ऊपर सपोज मान के चलो मैंने एक ब्लॉक रखा है बच्चों एम, पूरा समझ में आएगा। मैंने एक ब्लॉक रख दिया आपका स्मॉल एम, स्मॉल एम का ब्लॉक रखा मैंने, नीचे गैस भरी हुई है पिस्टन के ऊपर, मैंने एम ब्लॉक का मास रख दिया है, और बाकी आपका यहाँ से इसको मैकेनिकल स्टॉप से मैंने स्टॉप कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब थोड़े समय बाद मैंने क्या किया, आफ्टर टी टाइम, दिस इज इनिशियल कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से स्टॉप जो लगा है, जो मैकेनिकल स्टॉप्स थे, उनको मैंने विड्रॉ कर लिया। मैकेनिकल स्टॉप्स आर विड्रॉन। ठीक है, उनको अपन ने जैसे यहाँ से रिलीज किया, मतलब जो रेड कलर से मैकेनिकल आपके जो स्टॉप लगे थे, मैंने जैसे इनको हटाया, तो बताओ क्या होगा। ये जो पिस्टन दिख रही थी ना, जिसको ब्लॉक रखा है, डजेंट मैटर, ये क्या होगी, ये जो गैस का प्रेशर। और एक बात मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि इनिशियली इनिशियली कंडीशन के अंदर जो प्रेशर ऑफ गैस है वो क्या है, अधिक है। प्रेशर जो आपका एक्सटर्नल है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कंपैरिजन में, जो मैं पहले बात कर रहा हूँ बच्चों मैकेनिकल वर्क के बारे में, तो मैकेनिकल वर्क को हम समझते कैसे हैं, पी वर्क को समझते कैसे हैं। तो इनिशियल कंडीशन क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें गैस को फिल कर दिया, गैस का प्रेशर कहीं अधिक है, जो बाहर का आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पिस्टन के साथ मैंने मैकेनिकल स्टॉप को लगा दिया था इनिशियल कंडीशन में। अब मैंने उस स्टॉप को हटा दिया, हटाने के बाद आपको पता है कि अगर प्रेशर अंदर ज्यादा है गैस का, एक्सटर्नल प्रेशर से, एटमॉस्फेयर प्रेशर से, तो डेफिनेटली जो पिस्टन होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे पिस्टन कुछ इस पोजीशन पे आपका शिफ्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं पिस्टन आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जो गैस होगी ना, वो अधिक वॉल्यूम को कवर करेगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बिल्कुल। यहाँ पे आपकी ये गैस है, बाकी इसका मास यहाँ पे ब्लॉक मैंने रखा था, तो डेफिनेटली आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। और जब पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो गया है, तो नाउ वी विल कम्स के मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन निकाला जाए। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया, कंडीशन इज क्लियर। अब मैं बात करूं ऐसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो पिस्टन के ऊपर जो एम मास का जो ब्लॉक रखा गया था, उस एम मास के ब्लॉक में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन निकालना है, क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं कि बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, तो आपको अब समझ में आनी चाहिए कि मैं लिखूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास, जो एम ब्लॉक का रखा था उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mgh होती है, आपको पता है। तो लिखूंगा यहाँ से कैपिटल एम लिया अपन है, तो कैपिटल एम भी लेंगे, एम इंटू जी इंटू एच। एच बच्चों क्या ली जाए बोलो जरा। तो यहाँ पे जब गैस इसको पुश करेगी ना पिस्टन को एम मास के ब्लॉक के साथ, तो यहाँ पे जो आपको जो हाइट मिलेगी, मतलब ये हाइट कुछ यूं होगी बेटा, बहुत ही छोटी सी हाइट होगी, जो एक्सपेंशन यहाँ से मिलेगा बहुत ही स्मॉल एक्सपेंशन मिलेगा। तो एच ना बोलेंगे, डीएच बोलेंगे। डीएच मतलब क्या है, स्मॉल चेंज, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बात समझ में आ गई। मैं क्या करता हूँ कि इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ एरिया का, डिवाइड की का एरिया का, ए से डिवाइड कर, अब देखो आप mg डिवाइड बाय ए, व्हाट इज दिस, एंड dh इनटू ए, व्हाट इज दिस। तो mg डिवाइड बाय mg क्या होता है, फोर्स, F इक्वल टू m इनटू ए करते हैं, तो वहां पे ग्रेविटी के साथ g आ जाता है, तो फोर्स बाय एरिया, तो दिस इज ए प्रेशर। समझ में आ गया, बट दिस प्रेशर इज एक्सटर्नल प्रेशर।
और H इंटू ए की बात करते हैं, एरिया इंटू हाइट, दिस इज द वॉल्यूम। यहाँ से चेंज हो रहा है तो यहाँ से आपका डेल डेल बी आ जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो फाइनल यहाँ से आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन जो निकल के आएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन दैट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड डेल बी। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये अपन ने कैसे निकाला आपको समझ में आना चाहिए, वो पूरी कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे अगर एक्सपेंशन हुआ है, डेफिनेटली एक्सपेंशन ही हुआ था, तो मैं कुछ इसकी स्टेटमेंट आपको डिफाइन करता हूँ। ठीक है, सिंस हियर expansion has occurred, so work done will be negative, अगर एक्सपेंशन हुआ है तो वॉल्यूम इज इंक्रीज, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिया जाएगा, आपका नेगेटिव लिया जाएगा। बट सो दैट्स व्हाई वर्क डन की जो वैल्यू आ जाएगी इट इज माइनस पी एक्सटर्नल इनटू क्या होगा आपका डीबी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। टोटल वर्क डन की बात की जाएगी तो फिर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगा देंगे, भाई टोटल निकालना है आपको। तो टोटल वर्क डन की अगर बात करी जाए यहाँ से, फाइनली टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, दैट इज W इज इक्वल टू, निगेटिव बाहर निकाल दो, फर्स्ट से सेकंड पे जो आपका एक्सपेंशन हुआ था फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे, तो वो हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से लोअर लिमिट टू हायर लिमिट, तो P एक्शनल इनटू आपका D। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी आपको पैटर्न के बारे में रिलेट करना है आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में कंडीशन और लगाता हूँ कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाता है तो मुझे बताओ W की वैल्यू क्या होगी। W तो आपका ये ना माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीबी, और एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगी बोलो। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियसली वो डीबी पे डिपेंड करेगा ना, और ये तो टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये होगा कि वर्क डन जो पीबी वर्क है वो आपका डेफिनेटली यहाँ पे जीरो, बिकॉज अगर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जीरो इंटू ये टर्म तो ये फिनिश हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आपका जीरो निकल के आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे फाइनल करके लिख देता हूँ, आप ध्यान दो कि वर्क डन, या फिर आप इसे बोलो पीबी वर्क, दोनों ही बातें आपकी इक्वल है। पीबी वर्क विल बी जीरो व्हेन, कब, फर्स्ट पॉइंट जब प्रोसेस होगा, प्रोसेस इज आइसोकोरिक। ठीक है, प्रोसेस आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब क्या है, याद है ना, डीबी जीरो था, डेल्टा बी क्या था, ये भी जीरो था। और फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, अभी अपने डिस्कस किया, माइनस में पी एक्सटर्नल इंटू डीबी। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम अगर जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना आइसोकोरिक के अंदर, तो ये टर्म डीबी आपका जीरो, तो जीरो इंटू पी एक्सटर्नल तो सबको जीरो, तो यहाँ भी आपका वर्क डन क्या मिलता है, जीरो। सेकंड बात करते हैं, अगर कहीं लिखा है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, अगर कहीं फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको सिर्फ एक्सपेंशन बोलता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्री एक्सपेंशन वर्ड अगर यूज करता है, ठीक है, और एक बार और यहाँ पे यूज करता है कि फ्री एक्सपेंशन, या फिर और एक्सपेंशन अगेंस्ट दी वॉल्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट दी वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम के अगेंस्ट अगर एक्सपेंशन होता है, वैक्यूम वर्ड यूज किया जाए एक्सपेंशन के साथ, या सिर्फ एक्सपेंशन लिखो, तो उस केस में आपको पता है कि जो पी एक्सटर्नल है वो कोई वर्क नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। अगर वो जीरो हो जाएगा तो पी एक्सटर्नल इज जीरो, तो आपका बाकी डीबी भी आपका जीरो, मल्टीप्लिकेशन में तो भी आपका वर्क डन जीरो आएगा। मतलब दिस इज ए केस ऑफ, पहला वाला केस आइसोकोरिक था, तो ये कौन सा केस हो, ये केस आपका हो जाएगा दिस इज एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं अपन एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नाउ कम्स हीट, सेकंड पॉइंट इज हीट। ठीक है, तो व्हाट इज हीट, हीट को अपन स्मॉल क्यू से भी करते हैं रिप्रेजेंट, बहुत बार कैपिटल क्यू से भी करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि स्मॉल क्यू कहाँ पे, कैपिटल क्यू कहाँ पे। अभी स्मॉल चेंज बोलेंगे ना वहां पे स्मॉल क्यू ले लेंगे और कुछ नहीं, यहाँ पे ज्यादा चेंज होगा उसको हम कैपिटल क्यू से कर देंगे रिप्रेजेंट। बोला लिखने का तरीका है, मैं करता हूँ इसको एक्सप्लेन। इट फ्लोज, ठीक है, इट फ्लोज बिटवीन
system, it flows between system and surroundings. It flows between system and surroundings by virtue of temperature, by virtue of temperature. ठीक है, virtue of temperature. तो बेसिक लाइन क्या है कि यहाँ पे आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में आपकी जो फ्लो होगा हीट का, वो जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस, आप डिफरेंस भी बोल सकते हो कि दोनों साइड में जिधर भी डिफरेंस ज्यादा होगा उधर हीट का फ्लो। जैसे मैं बोलूँ कि भाई सर्दियों के टाइम में क्या होता है, मतलब विंटर सीजन के अंदर हमारी बॉडी से हीट फ्लो करती है ना एटमोस्फेयर के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बाहर के टेम्परेचर कम होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी ज्यादा होता है टेम्परेचर। अगर मैं बात करूँ समर सीजन की, तो बाहर से टेम्परेचर हमारी ह्यूमन बॉडी में आता है, बिल्कुल सही, डिहाइड्रेशन प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। यस, तो वहां भी टेम्परेचर का फ्लो है। तो बेसिक बात है वो क्या है कि जहाँ पे यहाँ हीट का फ्लो है, बिकॉज टेम्परेचर का डिफरेंस जहां मिलेगा वहां पे हीट का फ्लो आपका इजीली हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं हीट गिवन टू सिस्टम। भी मैंने बोला था कि सिस्टम की तरफ आना, हीट आ रही है ना, तो हीट गिवन टू सिस्टम। अगर ऐसा कहीं लिखा गया कि भाई सिस्टम को हीट दी जा रही है, तो डेफिनेटली मैंने बताया ना इजी ट्रिक, तो आपका पॉजिटिव होगा। और हीट अगर सिस्टम से जा रही है, मैं बोला हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम सिस्टम, तो इट इज नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन बताया था ना, बर्डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, बस कोई आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज मोलर हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी? बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो मोलर हीट कैपेसिटी को अपन स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बट इसको डिफाइन कर देते हैं। इसमें वर्ड यूज किया गया मोलर। तो मोलर का मतलब इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ना, इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। मैं डिफाइन करता हूँ इसको, ठीक है। इट इज द हीट एक्स, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 mole of system या 1 mole of compound, बिकॉज केमिकल रिएक्शन होने वाली है, ठीक है, थ्रू 1 डिग्री, थ्रू 1 डिग्री। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, समझ में आएगा। तो बच्चों बोल रहा हूँ हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी उसने मोलर वर्ड का यूज किया है, ठीक है। तो मोलर वर्ड का यूज करने का मतलब इज डिफाइंड फॉर 1 मोल, ये बिल्कुल क्लियर है, प्रेडिक्ट है। इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, एनी मॉलिक्यूल्स या सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस मतलब यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, यूनिट मोल्स के लिए, इट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। बिल्कुल बात समझ में आ गई। दिस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। Now, how can we can represent mathematically? तो C is equal to Q divide by dt. C is equal to Q divide by dt. यहाँ पे Q क्या है? Q जो है ऊपर Q है, it is a heat, जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे Q होगा, Q is the heat required to raise temperature of 1 mole of substance by dt temperature. ठीक है, dt टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए जो Q जो हीट है उसकी जरूरत पड़ेगी 1 मोल मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर को dt टेम्परेचर, मैं रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द Q? Q is the heat required to raise temperature, increase temperature of 1 mole of substance or compound by dt। जो टेम्परेचर dt है ना, इतना इंक्रीज करने के लिए जो Q की जरूरत पड़ेगी, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी। बिल्कुल समझ में आ गया? यस। जिसको मैं बोलूंगा कि भाई Q इज इक्वल टू बन गया आपका C इंटू dt, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं इस तरीके से। ये टर्म है वो आपका है फॉर 1 मोल। इसी तरीके से बोल सकता हूँ कि बेटा Q इज इक्वल टू एन सी इंटू डी टी। तो एन आ गया तो ये हो गया फॉर एन मोल, ठीक है। एन मोल के लिए आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। बाकी रिजल्ट में तो Q इज इक्वल टू अपन इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट से भाई चेंज हो रहा है ना, तो फर्स्ट से सेकेंड पॉइंट, तो सी इंटू डी टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी, ठीक है। एन सी डेल्टा टी, यहाँ पे सी क्या है, व्हाट इज सी? तो सी तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सी इज ए कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं कि कौन कौन से ये जो प्रोसेस है वो डिपेंड कैसे करता है मोलर हीट कैपेसिटी के साथ। तो नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं हम लोग, प्रोसेस डिपेंड, प्रोसेस डिपेंडेंट मोलर
हीट कैपेसिटी, ठीक है, प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक, ध्यान देते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मोलर हीट को मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। फर्स्ट, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आपका वॉल्यूम कैसा हो, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट की जाएगी, और यही बोलूंगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फिर आपकी मोलर हीट कैपेसिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। तो जहां पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस केस में हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी सी, और मोलर हीट कैपेसिटी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो उसको सी भी बोलेंगे, ठीक है। या फिर इसको हम बोलते हैं बहुत बार सी बी कॉमा एम। एम मतलब क्या है, वो मोलर के साथ यूज किया जा रहा है, बाकी आपका सी बी वर्ड है वो भी वही है, दोनों आपके यही एक ही वर्ड है, कुछ अलग नहीं है। एम आपका मास को लेके है, मोलर 1 मोल को लेके, ठीक है। सीबी क्या है, बी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, सी आपका क्या हीट कैपेसिटी है, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर की बात करी जाए तो इसको कैसे रिप्रेजेंट, सीबी सीपी करेंगे रिप्रेजेंट, पी मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, सी आपकी हीट कैपेसिटी है, या फिर इसको हम सी पी कॉमा एम, एम आपको वही मोलर है, बाकी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम को लेके, हम लोग जो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी। तो मान के चलो एक कंटेनर है इस तरीके से, इस कंटेनर एक क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर मैंने एक गैस को फिल कर दिया। अब गैस को फिल किया तो नीचे से मैंने क्या किया, हीट सप्लाई कर दी। जब हीट सप्लाई करेंगे तो जो गैसेस अंदर आपको दिख रही, और डेफिनेटली दिस इज ए रिजिड कंटेनर, दिस इज द रिजिड कंटेनर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पता है कि वॉल्यूम जो है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वॉल्यूम एक्सटेंड नहीं करेगा। आप यहाँ से कितने भी हीट करोगे और एक कंटेनर अगर रिजिड है तो गैसेस में कोई भी वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होने वाला है। अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं होगा तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से QB इज इक्वल टू हो जाएगा NCB, बी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, QB इज इक्वल टू NCB इंटू DT। अब यहाँ से मैं QBS को लिख सकता हूँ, बिकॉज मैं अब इंटीग्रेट करने वाला हूँ बिगर वैल्यूज के साथ 1 से 2, ठीक है। तो आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, तो NCB आपका यहाँ पे रहेगा ये DT। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो QB इज इक्वल टू हो जाएगा आपका NCB डेल्टा T, ठीक है। टर्म वही है, बस स्मॉल सी बिगर में कन्वर्ट हो रहा है इंटीग्रेशन करने के साथ। तो QB की वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं NCB आपकी डेल्टा T। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव्स टुवर्ड्स कि अगर बच्चों प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी, ध्यान देते हैं। तो फिर से एक लिया मैंने कंटेनर, और इस कंटेनर पे मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज ए पिस्टन, और इसके साथ मैंने बीकर में क्या किया, मैंने गैस को फिल कर दिया। अब गैस को उसको मैंने फिल किया और अब मैंने हीट सप्लाई की, तो बताओ क्या होगा। भाई प्रेशर कांस्टेंट में कर रहा हूँ, इसको मतलब आपको पता है कि इसको मैंने ना स्टॉप करके रखा है, इसको मैंने ब्लॉक करके रखा है, ये पिस्टन ऊपर जाएगी ही नहीं। इसलिए तो बोलेंगे कि भाई गैस का जो प्रेशर है ना अंदर वो आपका कांस्टेंट होने वाला है, वो फिक्स होने वाला है। और अब अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, इसको बोलते हैं पिस्टन टाइप वेसल। पिस्टन टाइप वेसल मतलब पिस्टन आपके यहाँ पे फिक्स है, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होने वाली नहीं है, इसी पोजिशन पे रहेगी, आप कितने भी हीट को सप्लाई करते रहो तभी तो प्रेशर कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा QP इज इक्वल टू NCP DT। इसको अपन बोल सकते हैं QP बिगर चेंज, तो इंटीग्रेशन हम लेने वाले हैं 1 से 2 इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा CP या आपका DT। जब इंटीग्रेशन वर्ड को सॉल्व करेंगे आपको वहाँ पे हो सकता है अलग अलग वैल्यू दी जाए, वेरिएबल दिया जाए, इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए। तो QP इज इक्वल टू होगा आपका, यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, तो आपको समझ में आएगा, न्यूमेरिकल्स क्लासरूम में आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट फाइनली देखने को मिल जाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लेते हैं और फिर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, नोट लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में। फॉर ए गैस CP ग्रेटर देन CB। CP क्या होता है, आपको अधिक मिलेगा। अब मैं दोनों टर्म को रिलेट करता हूँ, CP और CB को, ठीक है। CP मतलब क्या, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में जब हीट मिलती है तो वहां पे आपका जो वैल्यू आता है CP का हमेशा अधिक आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। CP की वैल्यू जनरली फॉर 1 मोल की बात कर रहा हूँ, 1 मोल CP की वैल्यू अधिक होती है एज कम्पेयर टू CB। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ। बट फॉर आइडियल गैस, बट फॉर एन आइडियल गैस, तो यहां से आपका हो जाता है CP माइनस CB इक्वल टू R।
ठीक है, क्योंकि सीपी बड़ा होता है इसलिए, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे सीबी होता है, सीबी माइनस सीपी होता है। सीपी जनरली क्या होता है, किसी भी गैस के लिए आपकी बड़ी वैल्यू होती है, आपके मोल्स अगर बराबर होते हैं, आपके अमाउंट बराबर होता है, तो इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा सीपी ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू सीपी। तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कर पे बात करते हैं, एक्सेप्ट monoatomic gas like helium, like neon, like argon, krypton, जो भी आपके मोनोटोमिक गैस है हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए आपकी जो सीपी की वैल्यू या सीबी की वैल्यू या सिर्फ सी लिखा हो, सी सीपी सीबी, कुछ ऐसे लिखे हो। ठीक है, ये आपका जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपके आईआईटी के अंदर आपका डिस्कस किया गया है। ठीक है, आईआईटी एग्जाम के अंदर आपका आया हुआ है। ठीक है, तो फॉर एवरी सब्सटेंस इंक्लूडिंग आइडल गैस, ठीक है, आइडल गैस को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इंक्लूडिंग आइडल गैस, जो आपका यहाँ से डिपेंडेंसी होगी वो डेफिनेटली आपको टेम्परेचर पे देखने को मिलेगी। इन सबको लेके बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे के सारे गैसेस के लिए सीपी अधिक होता है सीबीसी। आइडल गैस की कंडीशन की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब कहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, तो एक्सेप्शन की बात करें तो मोनोटोमिक गैस को आपको छोड़ देना, हीलियम नियोन क्रिप्टॉन को। ठीक है, इनके लिए सीपी सीबी ये सब की जो वैल्यूज हैं या फिर आपके अदर सब्सटेंस है वो टेम्परेचर डिपेंड करेंगे, बट इनकी वैल्यूज को छोड़ देना। कौन सी, तो आपके मोनोटोमिक। तो जनरल यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाती है, वो जनरल इक्वेशन सी की क्या बनती है, तो जनरल इक्वेशन लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी कॉन्स्टेंट है टी प्लस सी कॉन्स्टेंट है टी स्क्वायर। कुछ इस तरीके से ये एक बनती है आपकी हीट कैपेसिटी की जनरल इक्वेशन। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि आइडल गैस के लिए आपकी पॉइजन रेशियो क्या होगा, सीपी सीबी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसको बच्चों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।